So let's start with the sixth point, that is creation of interest opposed to duty. आप कुछ ऐसा एग्रीमेंट बना रहे हैं किसी के साथ में जिससे आपके ऊपर कुछ ऐसा इंटरेस्ट या ऑब्लिगेशन आ जाता है जो आपकी किसी ड्यूटी से इंटरफेयर कर देता है, जो आपकी उस ड्यूटी के अगेंस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, एक मैनेजर ऑफ अ फर्म है अंता, ठीक है। he agrees to accept the tender of Banta if Banta pays him rupees 5,000 under the table privately। कि तू मुझे 5,000 रुपए अंडर द टेबल दे दे तो मैं तेरा टेंडर एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, देखो जो मैनेजर ऑफ अ फर्म है ना, उसकी ड्यूटी क्या थी कि वो फर्म के इंटरेस्ट में सही सही काम करता। क्या ड्यूटी थी कि वो फर्म के इंटरेस्ट में एकदम सही सही काम करता, ठीक है। अब उसने क्या किया, ऐसा एग्रीमेंट अंता और बंता ने आपस में बना के एक ऐसा इंटरेस्ट क्रिएट कर लिया विच इज अपोज टू हिज ड्यूटी। जो उसकी ड्यूटी थी, उसको काम करना चाहिए था, उसके खिलाफ जा रहा है। सो दिस एग्रीमेंट इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। नंबर वन। नंबर टू, देखो आप सब ने कहीं ना कहीं पार्टनरशिप पढ़ा होगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाला आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, पार्टनरशिप अकाउंट्स में। सभी लोगों ने पाला पढ़ा है ना पार्टनरशिप अकाउंट्स का। कहीं ना कहीं क्या आपको रेफरेंस मिला है या नहीं मिला है दैट पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स हैं उनका काम होता है, इट इज देयर ड्यूटी, इट इज देयर ड्यूटी टू वर्क इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द फर्म, टू वर्क इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। फर्म का जिसमें बेस्ट इंटरेस्ट है उस हिसाब से इनको काम करना है, ठीक है। ये इनकी ड्यूटी है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ड्यूटी है। तो ये यदि फर्म के लिए माल परचेज करता है तो इसको देखना है कि माल सबसे सस्ता कहाँ से मिल रहा है, वहां से जाके खरीदो, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया, बीच में अपने लिए कट रख लिया। पर्सनल प्रॉफिट्स कभी भी कोई पार्टनर नहीं बना सकता है। तो पर्सनल प्रॉफिट्स बनाते हुए जो माल खरीद रहा है वो एग्रीमेंट इसकी ड्यूटी के, एग्जिस्टिंग ड्यूटी के अगेंस्ट है। सो इट इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। क्या ये बात समझ में आई रे? बोलो हाँ या ना, बोलो रे। Yes, sir. Yes, sir. So creation of interest opposed to duty. Now we are left with three more. तो उसमें सबसे पहले अपन कर लेते हैं creation agreements for creation of monopolies. Agreements for creation of monopolies. An agreement in establishment of monopolies is opposed to public policy and is therefore void. Sir, एक मार्केट है, आप सब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, आपने मोनोपोली, ओलिगोपोली, डुओपोली और पता नहीं कौन कौन से पॉली पढ़ रखे हैं, मेरे से ज्यादा आता है आपको। उसमें दो ही प्लेयर्स हैं, एक मिस्टर ए और एक मिस्टर बी। मिस्टर ए भी इंडिया गेट का चावल में डील करते हैं, मिस्टर बी भी इंडिया गेट के चावल में डील करते हैं। उस पूरे मार्केट में दो ही जने हैं। तो मिस्टर ए और मिस्टर बी आपस में एग्रीमेंट बनाते हैं। मिस्टर ए मिस्टर बी को बोलते हैं ये पकड़ो 10 लाख रुपए, आपको कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, बस आप इस मार्केट में दोबारा आके डील नहीं करना अगले 3 साल तक, ठीक है। हर साल में आपको 10 लाख रुपए दे दिया करूंगा। मिस्टर बी ने कहा ठीक है। और क्या हुआ, ये एग्रीमेंट से क्या हो गया, मिस्टर ए की मोनोपोली हो गई। दिस इज एन एग्रीमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ मोनोपोली। इससे अल्टीमेटली क्या होगा, ये 10 लाख रुपए भी मिस्टर ए कहीं ना कहीं जिस भी पब्लिक को इंडिया गेट का बासमती राइस बेच रहे हैं उसी से वसूल करेंगे। अल्टीमेटली सफरर कौन होगा, सर पब्लिक होगी। तो दिस एग्रीमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ मोनोपोली इज अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, हेंस इट इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। क्या ये बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। Agreement for creation of monopolies are against public interest and hence they are against public policy, hence they are void agreement। शुरुआत से गलत एग्रीमेंट्स हैं, ठीक है सर। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट इंटरफेरिंग विद मैरिटल ड्यूटीज। ऐसा एग्रीमेंट जो आपकी मैरिटल ड्यूटीज के साथ में इंटरफेयर कर रहा हो, it is also against public policy and hence it is a void agreement, ठीक है।
तो यदि एक आदमी, एक मैन है, वो ऑलरेडी मैरिड है भाई, और वो एक गर्ल को प्रॉमिस कर रहा है कि मैं मेरी वाइफ के जीते जी तेरे से आके शादी कर लूंगा, मैं मेरी वाइफ के जीते जी भी आके तेरे से शादी कर लूंगा। सो इट इज एन एग्रीमेंट विच इज इंटरफेयरिंग विद द मैरिटल ड्यूटीज ऑफ दिस पर्सन। ठीक है, सो इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट विच इंटरफेयर्स विद परफॉर्मेंस ऑफ मैरिटल ड्यूटीज इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी एंड वॉइड। ए प्रॉमिस, a promise by a married person to marry during the lifetime of his spouse is an agreement interfering with marital duties, hence it is a void agreement. ठीक है, नंबर वन, ये बहुत क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। अब ये एग्रीमेंट वैसे तो void है, लेकिन ये एक ही टाइम वैलिड बनेगा जब क्या हो गया, इस आदमी की वाइफ की डेथ हो जाती है, फिर ये इससे शादी करे ना, तो केवल इस वाइफ की डेथ के इवेंट में ये सही होगा, ये वैलिड एग्रीमेंट बनेगा। अदरवाइज दिस इज एन एग्रीमेंट इंटरफेयरिंग विद मैरिटल ड्यूटीज, हेंस इट्स अ वॉइड एग्रीमेंट। लास्ट, मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट्स। अरे वो कानोडिया, कानोडिया कहाँ चली गई? आयुषी कानोडिया, यस सर। समझ में आ रहा है तेरे को सब? अभी ये 8-9 जो भी किए अपन ने। Sir, there's lot of network issue here, so So do you complete with the recordings? क्या आप रिकॉर्डिंग से वापस कवर करते हैं यदि नेटवर्क इशू नहीं है तो, मतलब नेटवर्क इशू आ रहा है तो? yes sir, I'll complete it from the recordings. ठीक है, करना, छोड़ना मत, ये सब एग्जामिनेशन में आने लायक चीजें हैं, एग्रीमेंट्स अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी और एक। ठीक है, मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट, मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट। देखो, दिमाग खोल के समझना जो मैं समझा रहा हूँ आपको। दो तरीके, हाँ निनाद बोल भाई, तेरी आवाज मेरे को समझ में नहीं आती निनाद, क्या करूँ यार? सर 8 वाला एक बार वापस बताओ ना। कौन सा वाला? 8th वाला? हाँ सर। 8th वाले में क्या प्रॉब्लम आ गई? 8th वाला इज एग्रीमेंट इंटरफेयरिंग सर विद, मैं बीच में चला तू शादीशुदा आदमी है, मान ले शादीशुदा आदमी हो गए, तू किसी को वादा कर रहा है, भले ही मेरी वाइफ जीवती है, जिंदा है, मैं तो तेरे से उसके दौरान ही, जीने के दौरान ही शादी कर लूंगा। तो ये तू जो आपस में एग्रीमेंट बना रहे हो ना तुम दो जने लव बर्ड्स, दिस इज एन एग्रीमेंट व्हिच इज इंटरफेयरिंग विद द मैरिटल ड्यूटीज। तेरी मैरिटल ड्यूटी क्या है? जब तक तेरे वाइफ है तो किसी और से शादी नहीं कर सकता। तो यदि ऐसा एग्रीमेंट करके आया, दिस इज एन एग्रीमेंट अगेंस्ट द लॉ है, वो एक सेपरेट बात हो गई। दिस इज अगेंस्ट योर मैरिटल ड्यूटीज एज वेल, सो इट इज एन एग्रीमेंट व्हिच इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, इट इज नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट। ऐसे तो पता पड़ेगा मर्द और औरत अपने हस्बैंड और वाइफ के होते हुए भी दूसरे से जा जाके शादियां कर रहे हैं, क्या बेवकूफी है ये? बात समझ में आ गई? सर। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 7, मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट्स। दो एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसके बाद में समझना कि ये पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है। मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 1, हमारे है ना देवांश की शादी नहीं हो रही थी, ये सीए बन गया। ठीक है, हमारा देवांश सीए बन गया। सीए बनने के बाद में देवांश, सबसे पहले माँ बाप के दिमाग में क्या फितूर आता है? शादी कर दो इसकी जल्दी से जल्दी। पर हमारे देवांश को पता नहीं क्यों लड़की नहीं मिली। ठीक है, तो देवांश ने, एक आदमी थे मिस्टर, एक आदमी थे मान लो मिस्टर रितेश, इनसे संपर्क किया। मिस्टर रितेश ने इनको बोला आप मुझे 5 लाख रुपए दीजिए, मैं आपके लिए यूपी से, उत्तर प्रदेश से वाइफ लेके आऊंगा, लड़की लेके आऊंगा। ये हो गया पहला सेट ऑफ एग्रीमेंट। दूसरा एग्रीमेंट, हमारे देवांश सीए बन गए, लेकिन पता नहीं किस्मत का कैसा जोर था कि इनकी सीए होने के बाद में भी शादी नहीं हो रही थी।
तो इन्होंने क्या किया, एक पंडित जी को संपर्क किया, पंडित जी ने इनको रिश्ते बताने का काम किया हो, प्रोबेबल रिश्ते जो होते हैं ना वो बताने का काम किया, या फिर देवांश ने शादी.com पे रजिस्ट्रेशन कराया। शादी.com क्या कर रहा है, इनको प्रोबेबल अलायंस के बायोडेटाज अवेलेबल करवाने का काम कर रहा है। ठीक है, एक में वो लड़की खरीद के लाने की बात कर रहा है, यानी हस्बैंड या वाइफ को खरीद के लाने की बात कर रहा है, एक में वो उनको खरीद के लाने की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर केवल वो सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, डेटा बेच रहे हैं। ठीक है, यहाँ कोई लड़का या लड़की नहीं बेच रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो ये जो हो गया ना, ये तो कहलाएगा, ये वाला मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट जो है, दिस इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। अबे कभी भी कोई चीज को खरीद के और मतलब हस्बैंड या वाइफ को खरीद के शादी करते हो गया, अब बिल्कुल वाहियात बात है। सो दिस सच टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। फिर आप, लेकिन ये जो सेकंड वाला जो है ना, दिस एग्रीमेंट इज 100% वैलिड एग्रीमेंट। ये कभी भी अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी नहीं है। शादी.com पे रजिस्ट्रेशन करा के और वहां से बायोडेटा सेलेक्ट करना, वो जो आपको पैसे भरने पे कुछ बायोडेटा प्रोवाइड करा रहे हैं। क्या डिफरेंस समझ में आ गया आपको, कौन सा अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी और कौन सा नहीं है? बोलिए हाँ या ना। यस सर। यस सर। ठीक है देवांश, शादी में दिक्कत नहीं आएगी तेरे, एक बार सीए बन जाएगा तो। ये तो जस्ट एक एग्जांपल लिया है। तभी तो आपने एक सोनम कपूर की एक मूवी देखी है क्या, जिसमें वो बहुत सारे लोगों के साथ शादी करके भाग जाती है? हैव यू सीन दैट मूवी? नहीं सर। अरे यार, इतनी बढ़िया बढ़िया मूवी नहीं देखते। चलो हमें उस मूवी का नाम रख देते हैं अपनी तरफ से, लुटेरी दुल्हन। ठीक है, अब तो याद रह जाएगा ये एग्जाम्पल। फिर क्या होता है, फिर जो लड़की या लड़का ऐसे आए हुए होते हैं ना, ऐसे अलायंस, वो 2 दिन आपके साथ रहते हैं, आपके सारे ज्वेलरी पे हाथ साफ करते हैं और फिर भाग जाते हैं लुटेरी दुल्हन या दूल्हा बन के। ठीक है, सो ऐसे में जहां पर आप सीधा लड़का या लड़की खरीद के और फिर शादी करवा रहे हो, मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट, दोज आर अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। ऐसे वालों को गलत समझने की, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी समझने की गलती नहीं कीजिएगा। आइए पढ़ लेते हैं। अमीश पढ़ना यार इसको, सर 8th वाला पढ़ना। 7th वाला पॉइंट। हाँ सर। Marriage brokerage agreements, an agreement to pay money to a person for negotiating marriage between parties is against public policy and void. यहाँ निगोशिएटिंग वर्ड के दोनों मीनिंग कैसे लेने हैं, एक वैलिड वाला एक वॉइड वाला, ये मैं आपको बता चुका हूँ। काइंडली कंफ्यूज मत होना, नीचे नोट भी डाला है। ठीक है, पढ़ ले एक बार, केस लो पढ़ ले एक बार। A sum of money was agreed to be paid to the father in consideration of giving his daughter in marriage. Held such a promise amounted to a marriage brokerage contract and was void. केस का नाम है वेंकट कृष्णा वर्सेस वेंकट चलम। ठीक है, क्या नाम है सर, क्या बोलते हैं ये, कि सर एक फादर के साथ में एग्रीमेंट बनाया कि आप अपनी बेटी दीजिए और हम आपको 10 लाख रुपए देंगे। ठीक है, दिस इज एन एग्रीमेंट विच इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, और भैया पते की बात मान के चलो, इंडिया में एक ब्रॉड एग्जैक्ट फिगर तो पता नहीं, हर 1000 लड़कों पे 942 लड़कियां होती हैं। बाकी या तो रेशो गड़बड़ाया हुआ है या फिर आप भी जानते हो क्या होता है। ठीक है, बाकी के ये जो 58 लोग हैं ना यहाँ से, ये साधु बनते हैं, फिर और कुछ नहीं होता है। और हरियाणा में तो ये रेशो 800 या 700 पे, 1000 लड़कों पे इतनी लड़कियां हैं। वहां लिटरली ये हालत हो गई है, खरीद खरीद के लोग शादी कर रहे हैं, कोई शादी करना ही नहीं चाहता है उधर। ठीक है, मतलब कोई अपनी लड़की देना ही नहीं चाह रहा है। सो ये जो आप पढ़ रहे हो ना, इसका कहीं ना कहीं जब आप आज से 8-10 साल बाद देखोगे, कहीं ना कहीं इसका सिग्निफिकेंस नजर आएगा, आप जो चीज पढ़ रहे हो इसका। ठीक है, सो केस का नाम है वेंकट कृष्णा वर्सेस वेंकट चलम। ऐसे है ना, पैसे देके लड़की, पिताजी से उनसे लड़की लेने की बात हुई है। दिस इज एन एग्रीमेंट विच इज फॉर मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट एंड अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, हेंस वॉइड। दूसरा पढ़ भाई, वैद्यनाथन वर्सेस गंगराज। Where a Purohit was promised a certain sum of money in consideration of procuring a second wife for the defendant,
It was held that the promise was opposed to public policy and thus void. यहाँ पर क्या वर्ड हो रहा है? प्रोक्योर। अरे कोई खरीद के ला रहे हो क्या वाइफ को? खरीद के लाते हैं क्या? प्रोक्योर करेंगे, तुम इतने पैसे रख लो, हमारे लिए एक लड़की लेके खरीद के लो। अरे प्रोक्योर क्या होता है? ये क्या पागलपन है? ठीक है, यही पुरोहित या शादी.com आपके लिए है ना, केवल निगोशिएट कर रहे हैं। जाके बोलते हैं ना ये अच्छा लड़का है, ये अच्छे रिश्ते हैं, प्रोक्योर नहीं कर रहे हैं। ये अच्छा लड़का है, ये अच्छे रिश्ते हैं, ये देखो ये लाइन से 5 रिश्ते लेके आया हूँ, या शादी.com अपना डेटाबेस आपको अवेलेबल करता है, वो अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, सो रीड द फाइन लाइंस, वर्ड क्या लिखा हुआ है उस पर डिपेंड करना आपका आंसर क्या होता है। पढ़ आगे। Marriage Bureau only provides information and doesn't negotiate marriage for reward. Therefore, it is not covered under this point. ठीक है, मैरिज ब्यूरो, शादी.com, मैरिज ब्यूरोज, इट ओनली प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। वो पैसे के लिए मैरिज नेगोशिएट या फिर कोई प्रोक्योरमेंट नहीं करते हैं, देयरफॉर इट इज नॉट कवर्ड अंडर दिस पॉइंट। वो मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट्स में नहीं आएंगे। तो इसी के साथ में हमने केस लॉज इसमें बड़े सारे हैं, ये पूरा आ जाता है। एक्सप्लेन द एग्रीमेंट्स व्हिच आर अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, शॉर्ट में एक्सप्लेन करो। भाई साहब पूरा बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, 9 पॉइंटर्स ध्यान रखना। और मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हो गया ये पूरा चैप्टर, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। कल इसके भी और फ्री कंसेंट के भी क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस करके आइएगा। यदि इसके भी हैं तो कर लेना, नहीं है तो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस बनते हैं यार, यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, करके आना। और इसके बाद में कल क्वेश्चन बैंक करेंगे, उसके बाद में चालू करेंगे नया चैप्टर, दैट इज वॉइड एग्रीमेंट्स। चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 वॉइड एग्रीमेंट्स, जो शुरुआत से गलत एग्रीमेंट्स है, उसको करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और उसके बाद में हम लोग चैप्टर नंबर 4 खत्म करके चैप्टर नंबर 5 की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक स्पीड से चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। ठीक है जी, मे आई टेक योर लीव टुडे? Yes. May I take your leave for the day, everyone? Yes. Yes, sir. चलिए, आप लोगों में से काफी लोग रोज का काम रोज करके नहीं भेज रहे हैं। भगवान ही जानता है या वो स्वयं जानते हैं कि वो किसको धोखा दे रहे हैं। खुद को दे रहे हैं, मेरे को दे रहे हैं, आलस कर रहे हैं, माँ बाप को दे रहे हैं, गुरुजन को दे रहे हैं, पढ़ाई को, सरस्वती को धोखा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग बेहतर समझते हो, बाकी आपकी जिंदगी है, आप जानो। That's all for the day. Thank you everyone.